अभी मैं यहाँ कुछ शूट करने ही आई थी और मुझे लग रहा था कि पता नहीं यहाँ पर परमिशन होगा कि नहीं। अचानक से एक आवाज़ आई, कोई बात नहीं, अपना ही एरिया है। तो ये कौन बोल सकता है? हमारे साथ इस वक्त है मिर्ज़ापुर के भैया जी। और हेलो हाय। मेरा नाम दिव्येंदु भी है वैसे। दिव्यंतु भी है, लेकिन भैया जी कुछ ज़्यादा ही बस गए ना हमारे दिल में। हाँ जी, आई मीन फॉर्चुनेटली थैंकफुली लोगों ने काफ़ी दिल से लाइक यू सेड प्यार किया और या तो मुन्ना भैया अब एक ऐसी पहचान बन चुकी है जो कि आई थिंक मुझे लगता है हमेशा साथ रहेगी। दिव्येंदु से ज़्यादा शायद मुन्ना के नाम से लोग मुझे पसंद करते हैं तो पर देवेंदु, एक एक्टर के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता ना, जब आप अपने किरदार के नाम से जाने जाते जी, हो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही आपने। इसीलिए आप इतनी मेहनत करते हैं और यही शायद एक वो मुकाम है, यही सबसे बड़ा अवार्ड जो बोला जाता है ऑडियंस आपको दे सकती है व्हेन दे कॉल यू फ्रॉम फॉर योर कैरेक्टर्स नेम आपको अपने नाम से ना लेके। तो बिल्कुल मतलब बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है और इतना प्यार देना, इतना स्नेह देना मतलब कभी-कभी डाउट होता है आप इसके लायक हैं भी कि नहीं। डाउट होता है आपको? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स स्पेशली मिर्ज़ापुर को हमारी सीरीज़ ने को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मुन्ना त्रिपाठी को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो प्यार के साथ वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात जो होती है वो भी लगती है और कभी-कभी ऐसा लगता है यार मतलब लोगों ने शायद ज़्यादा प्यार तो नहीं कर लिया कभी भूल ना जाएँ, तो नहीं, नहीं, ये तो बस डेफ़िनेटली। गया है, ये तो बस गया है। अच्छा देवेंदु, जब लिक्विड प्यार के पंचनामा में ये लिक्विड के तौर पर जाने गए थे और अब मुन्ना भैया, तो ये सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा और आपने जो ये बात बोली ना तो मुझे एक रिपोर्टर ने ही ये बात पॉइंट आउट करी कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में दो आइकॉनिक कैरेक्टर्स करने को जी, और मिलते हैं। सफ़र पूछा जा रहा है, जी, तो बताइए। अभी तो शुरुआत ही है इंडस्ट्री में और आई हैव बीन वेरी लकी दैट वेज़। आई हैव बीन ब्रेव आल्सो विद माय चॉइसेस के पहले चाहे लिक्विड करा हो और अब चाहे मुन्ना किया हो, दोनों बिल्कुल एक्सट्रीम कैरेक्टर्स हैं। लेकिन मज़ा उसी में है। यही आपकी थिएटर की ट्रेनिंग ने आपको सिखाया है। फ़िल्म स्कूल में आपने इसीलिए ट्रेनिंग करी है कि आपको कोई भी कैरेक्टर मिले, आप उसको अपना बना के कर सकें। कोई भी कैरेक्टर हो, उसको ह्यूमन बना के पेश कर सकें। तो जर्नी बहुत मज़ेदार रही मतलब और मेरे जैसे लेज़ी आदमी के लिए तो इतना प्यार मिलना और इस तरीके के कैरेक्टर्स मिलना मैं तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। देवेंदु, ओटीटी ओटीटी एक ऐसा ज़रिया बन गया जहाँ पर एक्टर्स जो इतने बढ़िया एक्टर्स हमारे थे रहे हैं, उनको ये रास्ता मिल गया है। मतलब आप सोचो, ऐसे-ऐसे किरदार हमारे सामने आ गए हैं जिनको कभी पहचान नहीं मिल पाई बिल्कुल। थी। ऐसे में मिर्ज़ापुर ने एक आयाम से बदला है जी, पूरी तरह से। बिल्कुल। तो ओटीटी का ज़रिया सबसे पहले आपके लिए क्या है, ये मुझे बताइए? अ, मेरे लिए ओटीटी एक बहुत ही मैं उसे एक बहुत ही एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म की तरह देखता हूँ। यहाँ कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। आप कोने में बैठ के अपना फ़िल्म या सीरीज़ आप बनाइए और अगर वो अच्छा होगा तो लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। आपको लोगों तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। फ़िल्म जब हमारी आती है तो हम हर तरफ ढिंढोरा पीटते हैं। उसको आ रही है, पोस्टर लगाते हैं, वो करते हैं। बट ओटीटी एक ऐसी चीज़ है अगर आपका शो या आपकी फ़िल्म अच्छी है तो लोग आप तक लोग आपको आएँगे। ढूँढ के पहुँच जाते हैं। सेकेंडली जैसा आपने कहा, सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, बहुत सारे टेक्नीशियंस को भी इतनी अच्छी पहचान मिली है। क्या था ना पहले अगर मैं एग्जांपल दूँ तो एक तरीके का एक सेट मेन्यू था पहले खाने के लिए। ओटीटी आया तो पूरा बुफे लग गया। अब आपको जो भी खाना है आप वहाँ से अब देख आपके सकते पास हैं। बतेरे चॉइस बथेरे चॉइसेस हैं, हैं। इंडियन, वेस्टर्न, साउथ इंडियन, आपको जो भी कॉन्टिनेंटल, आपको जो भी खाना है आप वो खा सकते हैं। सो ओटीटी गेव नॉट ओनली अस टू द ऑडियंसेस आल्सो द मच रिक्वायर्ड चेंज। वो चाहिए था, न्यू स्टोरीज चाहिए थे, न्यू कैरेक्टर्स चाहिए थे, न्यू सिटीज़ देखने की चाह थी एंड ओटीटी ने वो सब कुछ पूरा किया है। तो सबसे अच्छी बात यही रही जो जो एक चांस दिया है लोगों ने, उसके लिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद। देवेंद्र, मिर्ज़ापुर 2 में आपको 5 गोलियाँ लगती हैं। हम्म, हाँ, टेक्निकली तो आपकी मौत हो जाती है आपके किरदार की, जी। लेकिन आप कहते हो आप अमर हो। तो क्या ये इशारा मान सकती हूँ कि 3 में भैया जी जो हैं वो एक नए रूप में आएँगे?
इशारा तो हाँ डेफिनेटली हो सकता है, शायद मुझसे ज़्यादा स्क्रिप्ट राइटर्स का इशारा है, मेकर्स का और इशारा है। उससे भी ज़्यादा ऑडियंस का, क्योंकि ये भारी डिमांड लोगों की है कि वो भैया जी को डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि लोग मानने को एक पॉसिबिलिटी तैयार भी हैं कि हो सकता है कि मुन्ना ना आए थर्ड में वापस। दे जस्ट डोंट लाइक द फैक्ट कि ऐसा भी हो सकता है, तो दे कीप ऑन आस्किंग मी कि तो थर्ड का हम बेफिक्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं सबसे पूछता हूँ यार आपको इतना कॉन्फिडेंट क्यों हो, आपके मतलब मैं होऊंगा ही होऊंगा उसमें, व्हाट इफ आई एम नॉट देयर, आप क्या करोगे? बट इतना स्नेह, इतना प्यार, एंड यू नेवर नो मेकर्स के मन में क्या चल रहा हो, ये सीक्रेट की बात है, हम इसको खोलेंगे हम नहीं नहीं आपके खोल लिए। सकते एक्चुअली, बिल्कुल। हाँ। लेकिन ये वो है कि मतलब हो भी सकता है और नहीं भी जी, हो सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके पीछे एक बड़ी मज़ेदार थियरी है, हाँ। डेक्स्टोकार्डियो डेक्स्टोकार्डिया समथिंग उसे बोलते हैं, जिसमें एक्चुअली ये मेरे फैन्स की थियरी है, जिसमें जब मुन्ना मरने से पहले पिस्तौल यहाँ से लेके इधर रखता है, तो उसमें यही है कि कुछ 2% लोग ऐसे होते हैं जिनका जो दिल होता है वो लेफ्ट नहीं राइट की बजाय होता है। एंड क्योंकि मुन्ना ने गन पोजीशन चेंज किया तो उनका ये कहना है कि इसका मतलब वो डेफिनेटली जिंदा है, एंड ही सेज हम अमर हैं बे। तो क्या कह सकते हैं कि ओटीटी ने देवेंदु को अपना लिया है, या फिर देवेंदु को ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है? ये दोनों बातें हैं, डेफिनेटली दिव्येंदु को तो ये रास्ता बहुत ही पसंद आ रहा है और ओटीटी ने भी बहुत अच्छे से अपनाया है। और सिर्फ आई थिंक मैं ही नहीं, आई थिंक हमने पिछले साल 1.5 साल में देखा है बड़े से बड़े स्टार्स, बड़े से बड़े नाम, सब लोग ओटीटी पे आ रहे हैं। हम जो यहाँ बात कर रहे हैं आई थिंक रीचेबिलिटी की बात कर रहे हैं। इससे आपकी चाहे फिल्म हो चाहे आपका शो हो, वो इतने ज़्यादा लोगों तक पहुँचने लगा है जो शायद हमने पहले कभी सोचा नहीं था, क्योंकि इंडिया जैसी और कंट्री में ऑडियंस बड़ी है देवेंदु, इट्स जी नॉट बहुत बड़ी है। मतलब घर बैठे जो कभी फिल्मों में नहीं जाते थे, फिल्म थिएटर में जाना संभव और नहीं इतने हो थिएटर्स पाता हैं भी था। नहीं, इंडिया जैसी कंट्री का जितना साइज़ है उतने थिएटर्स हमारे पास नहीं है। वी हैव वेरी लेस स्क्रीन्स देखा जाए तो। तो उस केस में एक गांव में बैठे आदमी को, यूपी के इंटीरियर में बैठे आदमी को, वो अपने घर में बैठ के देख सकता है क्या चल रहा है। इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। आप मतलब दोनों के कॉस्ट को कंपेयर भी नहीं कर सकते, यू नो। वो एक टिकट के पैसे में शायद आप पूरे साल का सब्सक्रिप्शन खरीद लेते हैं। तो ये सारी परिवार देख पा रहा है। पूरा परिवार देख, और उसके बाद एक्सक्लूसिव स्क्रीनिंग है, यू नो। आपको जो चीज़ पसंद है आप अपने मोबाइल पे या टैब पे वो चीज़ देख सकते हैं। सी दैट्स ऑल्सो एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। जो हम फिल्म में जाते हैं एक बड़े से पर्दे पे अंधेरे कमरे में लोगों के साथ देखते हैं, उसका एक अपना मज़ा है, लेकिन एक अंधेरे से कमरे में हेडफोन लगा के कुछ देखना, दैट्स ऑल्सो वेरी पर्सनल, एंड आई रियली लाइक दैट स्पेस, यू नो, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है और आप वो देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ओटीटी ने बहुत अच्छे से अपनाया है और हमने ओटीटी को बहुत अच्छे से अपनाया। तो ओटीटी की बात हो रही है तो फिर ये भी मतलब बहुत बड़ी खबर आ गई कि यशराज ने भी देवेंदु यशराज ने जो ओटीटी का अपना एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है, उसमें पहले चंक में ही आप के बहुत सारे ऐसे अभिनेता हैं जिनको उन्होंने साइन किया है। तो मैं जानती हूँ बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाओगे रेलवे मैन के बारे में, लेकिन कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। आई थिंक जैसा कि हमने अपना फर्स्ट लुक से दिखाया तो लोगों ने देखा ही है कि किसके बारे में है, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में हम इतनी बात कर सकते हैं। एंड जैसा आपने कहा यशराज का फर्स्ट ओटीटी प्रोडक्शन होने जा रहा है, तो वो लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं। बहुत रिसर्च के साथ ये चीज़ बन रही है। स्क्रिप्ट बहुत ही बेहतरीन है, इट्स वेरी सेंसिटिवली डन, क्योंकि ये बड़ी रीसेंट घटना है। ये ऐसा नहीं है 100-200 साल पहले हुई थी, ये अभी हम 83-84 की बात कर रहे हैं। तो उसमें एक ऐसी चीज़ बनाना, एक यशराज जैसे प्लेटफॉर्म का, जिसे हम हमेशा देखते हैं बहुत फिल्मी चीज़ें बनाते हुए, उनका एक ऐसे करना, एक्टर्स को लेना, एक्टर्स हु आर कंसिडर्ड टू बी गुड, नाइस, व्हाटएवर। तो ये एक अच्छी शुरुआत है मेरे हिसाब से, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम बीइंग पार्ट ऑफ यशराज, यू नो। और भी ओटीटी की कोई आउटिंग? हाँ जी, डेफिनेटली आई एम मैंने डूइंग, कहा ना ओटीटी के स्टार हैं। आई एम, और फिल्में भी आ रही हैं तो फिल्मों की बात तो और करेंगे ना करिए। जब हम टूर पे निकलेंगे। तो ओटीटी में और भी, यू नो, एक सीरीज़ है जो मैं अपलॉज के लिए कर रहा हूँ, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि प्लान में है। अब लिटरली में ऐसा है कि डेट्स नहीं है और टाइम कम है, लेकिन इतना एक्साइटिंग काम हो रहा है दैट यू नो यू वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। बिल्कुल। और अब जैसे कि आपने कहा कि सिर्फ ओटीटी ही नहीं, फिल्में भी हैं, तो फिल्मों के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। देवेंद्र, हम जिस इलाके में हैं ये इलाका तो आपका ही है, तो ज़रा गाड़ी में बैठकर सैर कर लेते हैं। चलिए आइए आपको सैर कराते हैं।
मिर्ज़ापुर में आपके पिता पंकज त्रिपाठी ने जो किरदार निभाया है कालीन भैया, वो कहते हैं कि कुर्बानी जो है वो प्यादे देते हैं, राजकुमार और राजा को क्या ज़रूरत है। तो मतलब जब आप रोल कर रहे हैं, जब आप काम कर रहे हैं, वो अलग बात होती है, लेकिन क्या असल ज़िंदगी में भी आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? जी नहीं। और मुन्ना या मिर्ज़ापुर की हमारी फैमिली की जो भी बातें हैं मैं उनसे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, थैंकफुली। तो नहीं, ये तो बस एक उस वर्ल्ड की बात है, यू नो, जहाँ पे इन लोगों के जीने का तरीका ही है दैट यू नो इफ़ यू हैव टू रूल यू, देर आर सर्टन सेक्रीफाइसेस यू हैव टू मेक। और ये वही होता है कि राजा और राजकुमार तो हमेशा सेफ रहते हैं, सिपाही ही जान देनी पड़ती है। लेकिन आई डोंट थिंक आज की डेट में या जिस करंट सिचुएशन में हम रह रहे हैं उसमें ये सब चीज़ें लागू होती हैं या होनी चाहिए। बिल्कुल मैं नहीं चाहूँगा होनी चाहिए। आई थिंक डेमोक्रेसी का नाम ही ये है जहाँ पे कोई राजा नहीं होता और कोई प्रजा नहीं होती है, प्रजा मिलके ही अपने राजा को चुनती है, तो सब लोग इक्वल हैं। सो थैंकफुली मैं उस आइडियोलॉजी से बिल्कुल नहीं आता। सही बात है, एक्टिंग अपनी जगह पर होती है और आपका पर्सनल लाइफ अपनी जगह पर। ओटीटी का जो ज़रिया जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, वहाँ एक जो फ़र्क हमको दिखता है फ़िल्म और ओटीटी में, वो ये है कि वहाँ कोई सेंसरशिप नहीं होता। आप चाहे वो सीन्स हों, चाहे वो गालियाँ हों, जैसे कि मिर्ज़ापुर में बहुत सारी गालियाँ हैं। तो अगर ये ऐसा, मतलब हाउ डू यू सी दिस वर्ल्ड? लाइक क्या होनी चाहिए? क्या आपके ऑडियंस इससे ऑडियंस में कोई फ़र्क पड़ता है? जो सेंसरशिप का जो पूरा फंडा है मैं उसी से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ बिल्कुल भी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सेंसरशिप से ज़्यादा जो बात होती है एज सर्टिफिकेशन की वो ज़्यादा लागू होनी चाहिए। जो एक 18 साल का नागरिक आप कहते हैं यहाँ पे सरकार चुन सकता है, वोट दे सकता है, मुझे नहीं लगता उसको बताने की ज़रूरत है कि वो क्या देख सकता है और क्या नहीं देख सकता है। हाँ, आप एज अ गवर्निंग बॉडी आप ये कह सकते हैं कि हमें ये लगता है कि ये 16 साल के लिए ठीक है, 18 के लिए ठीक है, 21 के लिए ठीक है। लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने वोटिंग करके आपको जहाँ बैठे हैं वहाँ बिठाया है। तो सडनली वहाँ पे बैठ के आप ये मत सोचिए कि अब आप उन लोगों को बताएंगे क्या करना है। आप उन लोगों को असिस्ट कीजिए, उन लोगों को समझने की कोशिश कीजिए। तो मेरे हिसाब से सेंसरशिप तो किसी भी तरीके की बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम एक फाइन लाइन बोल सकते हैं, यू नो। एक जब एज एन आर्टिस्ट आप कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं उसमें कुछ लाइंस होती हैं जो कि हमको भी ध्यान रखना होता है कि हम उसे क्रॉस ना करें। अगर मिर्ज़ापुर जैसी एक सीरीज़ की हम बात करें तो आई थिंक हमने सबसे पहले जो दिखाया है वो वही दिखाया है जो इस समाज में होता है। दूसरी बात ये, हमने जो दिखाया है वो बहुत कम है जो इस समाज में होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि हमारी स्क्रिप्ट में थी और हमें उन्हें काटना पड़ा क्योंकि वो और ज़्यादा ब्रूटल थी या और ज़्यादा हार्श थी। तो हर जो एक आर्टिस्ट होता है उसके दिमाग में एक वो लाइन होती है और वो बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है, उसको आप पढ़ा नहीं सकते लोगों को, या उसके लिए आप कोई गाइडलाइंस नहीं दे सकते कि इतनी गाली नहीं होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए। मुझे बड़ी अजीब बात लगती है कि हमारे यहाँ गालियों को लेके इतना ज़्यादा वो करते हैं जबकि हर आदमी यहाँ पे गाली देता है। आप इंग्लिश में अगर बोलते हैं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप हिंदी में यहाँ गाली देते हैं तो आदमी कहते हैं ओ माय गॉड सो क्रैश, यू नो। यहाँ पे औरतों के साथ आप जितनी बदतमीज़ी से बात कर लें उस पर कोई सेंसरशिप नहीं। मैंने कभी नहीं सुना है कि किसी ने कहा हो कि भाई इस फिल्म में या इस सीरीज़ में औरत के साथ एक बहुत जिस तरीके से बात करी जा रही है, बड़े बदतमीज़ी से बात करी जा रही है, ये सीन काटिए। कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पे। लेकिन हाँ, अगर आपने गाली दे दी या सो कॉल्ड आपने कोई सेक्स सीन दिखा दिया तो लोग सडनली यहाँ पे झंडा लेके खड़े हो जाते हैं कि ये सब काटिए। तो ये कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। ये वही लोग हैं जिनको समझ नहीं है चीज़ों के बारे में। बॉटम लाइन मैं बात फिर वही करूँगा कि जो लोग आपके देश के हैं उनकी इंटेलिजेंस पे डाउट मत कीजिए। उन्हें पता है क्या करना है। अगर उन्होंने आपको वोट दे के वहाँ बिठाया है तो वो बहुत समझदार लोग हैं। वर्सोवा के उन इलाकों में हम घूम रहे हैं जहाँ पर देवेंदु जब आए थे एक सपना लेकर अपनी आँखों में, और यही वो इलाका था, यही वो गलियाँ थी जहाँ पर वो घूमते थे। कहीं कहीं चाय पी ली, कहीं पान भी खाते थे। अच्छा ठीक है। तो कुछ यादें आप शेयर करें? हाँ, बहुत ही स्पेशल है ये एरिया। बहुत सारे एक्टर्स यहाँ पे रहते हैं, तो यू नो जब हम लोग भी आए थे उस टाइम तो इतनी भीड़ नहीं होती थी, बट लेकिन हाँ, ये वर्सोवा यारी रोड का इलाका स्पेशली बहुत ही स्पेशल एरिया है मेरे लिए। एक तो ये जैसा है बहुत शांत है, यू नो बिल्कुल एंड में है, इट्स वेरी ग्रीन।
यहाँ पे इन लैक्स करके एक सोसाइटी है जहाँ पे मैं रहा करता था अपने दोस्तों के साथ। अभी भी बहुत सारे एफटीआई के लोग वहाँ पे रहते हैं। खूब घूमते थे हम यहाँ पे, खाली जब काम नहीं होता था रातों में, डिनर के बाद थोड़ा वॉक पे निकल गए, या सुबह जॉग यहाँ पे कर रहे होते थे। तो बहुत सारी यहाँ पे ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये स्पॉट, यहाँ पे सुबह सुबह एक इडली अन्ना खड़े होते थे। तो यहाँ पे ये वो दिन थे भाई जब ज़्यादा पैसे बहुत वैसे तो ज़्यादा नहीं पैसे होते नहीं थे, होते थे। तो कम में काम चला होना होता था, तो यहाँ पे आते थे और इडली खाते थे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में। रिजेक्शंस का सामना कितना किया होगा? बिल्कुल, ऑल्दो मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, मैं सच बताऊँ मैं बड़ा ही आलसी आदमी था, तो मैं बिल्कुल भी मैं सच में, मुझसे बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, जो कि रोज़ बेचारे बाहर जाके ऑडिशंस की लाइन में खड़े होते थे। मैंने वो कभी नहीं किया, तो आई हैव बीन प्रीटी लकी दैट वेज। लेकिन हाँ, ये उस जर्नी का पार्ट था, रिजेक्शंस जर्नी का पार्ट हर था। किसी का जी, होता है। तो जब आपको लगता था कि यार, लेकिन वो ना एक बात होती है कि चाहे आपको रोल ना भी मिले, आप हफ्तों से बैठे हैं कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो एक ऑडिशन आता है, और जो ऑडिशन आपको लगता है कि आपने बहुत बढ़िया किया, और सिर्फ उसकी खुशी में ही ना कि यार आज जो मैंने सीन दिया है ना, वो सीन बड़ा मज़ेदार था, मेरा ऑडिशन बड़ा अच्छा गया, चाहे मुझे ये रोल मिले ना मिले, लेकिन दैट यूज टू गिव अस सो मच सेटिस्फैक्शन एज एन आर्टिस्ट के, और तो कुछ हो नहीं रहा, हाँ यार ऑडिशन ही आज बहुत बढ़िया गया। वो दिन पहली बार आपको कब लगा कि मुझे एक्टिंग करनी है? ओह, बहुत पहले आ गया था वो दिन, मैं आपको बताता हूँ। पढ़ाई मेरी में तो इंटरेस्ट था नहीं। ये था पढ़ा मैंने कहा। जी, मतलब शुरू में नहीं था, फिर आ गया। अच्छा। लेकिन वन ऑफ द वेरी फर्स्ट मेमोरीज ऑफ माइन, जो कि जैसे मुझे याद है, मैं बहुत ही छोटा था, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही छोटा हूँगा, मुझे याद नहीं मैं कितना छोटा था, बट मुझे ये एक क्लिप याद है अपनी लाइफ का कि कुछ घर पे ना, कुछ एक पंडित जी टाइप आदमी आए हुए थे, घर पे कुछ फंक्शन होगा या पूजा होगी, तो जब पंडित जी आते हैं तो ऐसी बात होती है, कोई हाथ दिखा रहा है, कोई जन्म पत्री दिखा रहा है, कुछ कुछ ऐसा सिनेरियो था, मुझे याद नहीं है। सो ही वॉज गिविंग एडवाइसेस टू एवरीवन कि भाई ये है वो है, और मुझे याद है उन्होंने मुझसे पूछा, हाँ बेटा आप बड़े होके क्या बनोगे, तो मैंने उस टाइम पहले बोला था जी हीरो। तो दैट वाज माय फर्स्ट मेमोरी ऑफ माइन कि मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा शौक था एक्टिंग का एंड फिल्म्स देखने का। जैसे जो स्कूल में, वहाँ से शुरुआत हो गई थी, जब आप पेड़ बनते हैं, भालू बनते हैं स्टेज पे, लेकिन वो चलता रहा, वो कभी रुका नहीं। I तो remember शाहरुख खान telling me in one of my interviews कि वो जो About me? हनुमान जी बनते थे, नहीं उनके अपना जो था कि हनुमान जी जो बनते थे, उनके जो साइड में जो एक हेंच हनुमान होता, वो बनते थे। तो शुरुआत देखो किसकी कैसे होती है। बिल्कुल, मैं भी रामलीला, मतलब बिकॉज ही ऑल्सो कम्स फ्रॉम दिल्ली, आई ऑल्सो कम फ्रॉम दिल्ली, तो रामलीला जो है वो बड़ा ही इनेट पार्ट है दिल्ली के कल्चर का। तो मैं भी राम लक्ष्मण, जब आप सीनियर बन जाते हैं तो राम लक्ष्मण आते हैं, लेकिन जब आप जूनियर होते हैं तो आप नारद बनते हैं, वानर सेना में आप मुंह पे लाल लिपस्टिक लगा के घूम रहे होते हैं, तो ये सब किया है। पर वो मजेदार होता है, वो तो Priceless. दौर ही अलग होता है। प्राइसलेस। वही जगह थी जहाँ पर आप दोस्तों के साथ पैदल चलते थे, घूमते थे, वड़ा पाव खाते थे। उस वक्त कोई इनहिबिशन नहीं था, कौन देख रहा है, क्या हो रहा है, कोई टोकने वाला नहीं। शाम को आकर के कई बार ये भी हो जाता था कि अरे यार आज हुआ नहीं, मतलब कल देखते हैं, लेट्स ट्राई माय लक टुमारो अगेन। आज वहीं पर खड़े हैं और आपके हाथ में वो सब कुछ है जो आपने कभी सपना देखा। हाँ जी, सच में बहुत इमोशनल है ये बात, और मैं भी यही सोचता हूँ, और मैं सच बताऊँ, मैं रोज़ अपने आप को, रोज़ से मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अक्सर अपने आप को यही बात बोलता हूँ कि कभी अगर आप इनसिक्योर फील करते हैं, एज ह्यूमंस वी ऑल डू फील इनसिक्योर, कभी भी अगर ऐसा होता भी है, तो मुझे वही होता है कि एक जो सपना था मेरा टू बिकम एन एक्टर, आज मैं वो हूँ मुंबई में। मैं यहाँ पे आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेशनल एक्टर, पीपल लव मी, रिस्पेक्ट मी, दे लाइक माई वर्क। तो कभी भी अगर मन में कोई शंका आती है ना, तो बेसिक चीज़ के पास मैं अगेन एंड अगेन आई गो बैक टू इट। वो बहुत ज़रूरी है, रूट्स में वापस जाना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। वो कहते हैं ना, एक बार वापस जाओ और आप अपने आप को पहचानो, वो है। आज ओटीटी में तो उन्होंने अपना नाम बनाया ही है, मगर फिल्में भी इनके पास बहुत है, जो कि मेरे पास जितनी खबर है मैं जान सकती हूँ। इम्तियाज़ अली की अगली फिल्म भी आप कर रहे हैं, एक्सेल की कुछ प्रोजेक्ट्स भी आप कर रहे हैं, आपके पास काफ़ी खबरें ऐसा सुना है। नॉट बैड, नॉट बैड।
हाँ जी, तो सफ़र काफ़ी अच्छा चल रहा है एंड अच्छे फ़िल्म मेकर्स के साथ कोलैबोरेट करने को मिल रहा है। सबसे अच्छी बात ये थी जो कि मैं हमेशा से चाहता था, अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ कोलैबोरेट करने को मिल रहा है एंड सो या नो कंप्लेंट्स राइट नाउ, सीरियसली वेरी हैप्पी, वेरी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड, फिंगर्स क्रॉस। हु डू यू लुक अप टू? जब इंडस्ट्री में आए थे, ऑब्वियसली हम स्कूल में जाते हैं तो हम सीनियर्स की बात करते हैं, हम अगर जिस फील्ड में हम जाते हैं हम किसी को तो कोई तो हमारा आइडल जी। होता है। ऐसे बहुत सारे लोग रहे, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ मुझे शुरू से जो एक शख्स बड़े पसंद थे वो फारूक शेख साहब थे। मुझे बहुत ही, जब मैं बचपन से उनकी फ़िल्में देखता था तो मुझे लगता था ही वाज़ अ वेरी सीमलेस एक्टर, यू नो, बड़े ही प्यार से, बड़े तरीके से एक बात करते थे, उनके जितने रोल्स हों। ओमपुरी जी, बलराज साहनी साहब, नसीर सर, यू नो, ये सारे ऐसे नाम हैं जिनको देख के आप सोचते हैं कि कभी ना कभी अगर इनके थोड़ा भी पास पहुंच सके तो एज एन एक्टर अपने आप को आप लकी मानेंगे। फाइनली ओटीटी का हीरो आपके लिए कौन है आपके अलावा? मेरे लिए राइटर्स हैं। ओटीटी का, ओटीटी का जो पूरा मीडियम है वो राइटर्स मीडियम है। जो हम क्रिएटर की बात करते हैं वो यहाँ पे एक राइटर होता है, जो कि एक पूरी दुनिया आपको बना के देता है एक शो की। इसीलिए आप देखेंगे भी जब हम ओटीटी शोज़ भी देखते हैं तो शोज़ के काफ़ी सारे डिफरेंट डायरेक्टर्स होते हैं। कुछ एपिसोड्स कोई डायरेक्ट करता है, कुछ एपिसोड्स कोई डायरेक्ट करता है। So it's a writer's medium and I'm so happy that writers finally they are getting their due. वरना सिर्फ एक्टर्स और डायरेक्टर्स पे ही बात होके रह जाती है, लेकिन अगर हमको आगे बढ़ना है, इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ना है, तो राइटिंग पे बहुत तवज्जो देना होगा एंड आई एम वेरी हैप्पी ओटीटी के थ्रू उस पे लाइमलाइट मिल रहा है उसको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि चाहे ओटीटी हो, फिल्म हो, जरिया कोई भी हो, आपका काम बोलता है और आपका काम मायने रखता है। देर सवेर जो एक जगह जी। मिलती है या फिर आप बनाते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपने दर्शकों से अपने कुछ शब्द अगर कहना चाहें। बार बार मैं यही बोलता हूँ, इतना प्यार मिलना आसान नहीं होता है एंड आई नो इट्स वेरी वेरी रेयर। आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, इतना दिल से प्यार करते हो दैट एवरी मॉर्निंग आई वेक अप, इंस्टा पे मैं देखता हूँ कोई नया मीम बना के वो किया हुआ है एंड नाउ इट्स बिन अ वाइल, काफ़ी टाइम हो चुका है मिर्ज़ापुर को आए हुए और दूसरे शोज़ को आए हुए, लेकिन इतना प्यार करना अभी भी मैं जो भी चीज़ करता हूँ तो थैंक यू सो मच। आई मीन बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करती है ये चीज़, सो लव यू ऑल, थैंक यू।